इस फिल्म के आगाज में आप दो तरह के बच्चों को देखेंगे जिनके नाम एडवर्ड और एल्फोन होते हैं, जो एल्केमी करके मुख्तलिफ तरह के खिलौने बनाते हैं। इनकी मॉम इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अचानक से उनकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। वो दोनों भाई थे, अब उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। एडवर्ड ने बनावटी इंसान यानी कि होम्युनकुलाई की किताब में पढ़ा था कि कैसे एल्केमी करके वो अपनी मॉम को वापस ला सकते हैं। अब वो उस किताब की मदद से खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो एक खास तरह का पाउडर लेकर इसमें अपना खून मिलाते हैं। एडवर्ड अपने भाई को राजी करके अब एल्केमी करता है। अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और जिसकी वजह से एडवर्ड का छोटा भाई एल्फोन वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस फिल्म के दूसरे सीन में आप यंग एडवर्ड को देखेंगे जो कि एक आदमी के पीछे भाग रहा था जिसके पास एक फिलोसोफर स्टोन था। असल में एड इस स्टोन को हासिल करके उसकी मदद से अपने भाई की बॉडी को वापस लाना चाह रहा था। वो बहुत कोशिश करता है। वो आदमी इस पत्थर की मदद से पत्थर के मॉन्स्टर्स बनाता है जो एडवर्ड पर हमला कर देते हैं। अब इसकी मदद के लिए उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है जो कि एक स्टील की बॉडी में था। वो दोनों काफी लड़ाई करके इस स्टोन मॉन्स्टर से जान तो बचा लेते हैं। अब वहाँ पर उस आदमी को भी मालूम पड़ जाता है कि एडवर्ड का एक हाथ और एक टांग स्टील की है और वो एक फुल मेटल एल्केमिस्ट है। वो आदमी वहाँ से भागकर लोगों के हजूम में आ जाता है। अब उसकी और एडवर्ड की आपस में बहुत लड़ाई होती है। अब वो पत्थर इसके हाथ से निकल जाता है और कर्नल मुस्टैंग को मिल जाता है। वो कर्नल एक फायर एल्केमिस्ट था। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसे जला देता है, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमुकुलस ऐसे इंसान जो फिलोसोफर स्टोन से बने थे वो ये सब मंजर देख रहे थे। एल के पास अब उनकी कजन आती है जिसे मालूम पड़ता है कि एडवर्ड को कर्नल अपने साथ लेके हैं। अब कर्नल इसे समझाता है कि फिलोसोफर स्टोन जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, इसलिए तुम इसे ढूंढने में अपना वक्त जाया ना करो। लेकिन एडवर्ड इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो बताता है कि मैं सरकारी एल्केमिस्ट सिर्फ इसलिए बना था ताकि मैं इस पत्थर के बारे में कीमती मालूमात हासिल कर सकूं। वो ये सब अपने भाई एल के लिए कर रहा था। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर कैप्टन ह्यूज आ जाते हैं और उनके साथ जनरल हकूरो भी आते हैं। अब वो फुल मेटल एल्केमिस्ट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं कि जल्द वो उसके भाई एल से भी मिलेंगे क्योंकि इस वक्त वो शहर की हालत दुरुस्त कर रहा है जिसे इसके भाई एल ने बिगाड़ दिया था। कैप्टन ह्यूज और कर्नल मुस्टैंग इन दोनों ने फौज को इकट्ठे ज्वाइन किया था, लेकिन कर्नल अपनी काबिलियत की वजह से जल्द तरक्की करने लगा। एडवर्ड अब इन्हीं के बारे में कैप्टन ह्यूज से कंप्लेंट करता है। आज काफी दिनों बाद उसकी कजन उसके पास आती है। उसकी कजन का नाम विंडी था। विंडी जब उसका हाथ देखती है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो उसे डांटती है क्योंकि इसे बनाने में उसे काफी मेहनत लगती थी। जनरल अब कर्नल मुस्टैंग को होशियार रहने को कहता है क्योंकि वो दुश्मनों के निशाने पर था। वहाँ पर अब वो जनरल से एल्केमिस्ट शो टकर के बारे में बात करता है कि एडवर्ड और उसके भाई को तुम मिस्टर टकर से मिलवा देना ताकि उनकी कोई मदद हो सके। वो पत्थरों वाला आदमी उस वक्त पुलिस के पास से भाग गया था जिसे इन ह्यूमुकुलस ने पकड़ लिया था। जैसा कि अब वो इनके किसी काम का नहीं था क्योंकि वो असली फिलोसोफर स्टोन नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए उनकी बॉस उसे मार देती है। दूसरी तरफ एनवी इसका रूप अपना लेता है और ग्लूटोनी जिससे खाने का बहुत शौक था वो अब इसकी डेड बॉडी को खा लेता है। एड, एल और विंड्री आज कैप्टन ह्यूज के घर खाने की दावत पर जाते हैं। वहाँ पर सब एक दूसरे से अपने माजी के बारे में बातें करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो तीनों कजन हैं और बचपन ही से उनकी दोस्ती चली आ रही है। रात के वक्त जब एडवर्ड सो रहा था उसे वही बचपन का मंजर याद आता है जब उसका भाई उससे एल्केमी के दौरान खो गया था और उसके साथ ही वो एक सच के पोर्टल में चला जाता है। असल में वो वहाँ पर अपने भाई और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए गया था, यानी कि इस एल्केमी के दौरान सबसे पहले वो अपनी एक टांग को खो बैठता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से सच के पोर्टल में चला जाता है और इसी वजह से वो अपना हाथ भी खो बैठता है। असल में वो अपने भाई को हासिल करना चाह रहा था। अब अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। इसका एक हाथ और एक पाँव मेटल का था, यानी इस सच के पोर्टल में उसने अपने जो बॉडी पार्ट्स खोए थे विंडी ने उसे मेटल के बना के दिए थे, जो उसकी ताकत की असल वजह है। अगले रोज कर्नल मुस्टैंग अब इन दोनों भाइयों को मिस्टर टकर के पास लेकर जाते हैं जो आजकल एल्केमी करके बोलने वाला शिमेरस बनाता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि जनरल हकूरो चाहते हैं कि वो दोनों भाई एल्केमिस्ट शू टकर से मिले, शायद वो उन्हें एल की बॉडी ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो सब लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक डॉग और एक बच्ची उनका इस्तकबाल करते हैं। मिस्टर टकर अब उसे बताता है कि उसके हर काम पर फौज की तरफ से नजर रखी जा रही है। उसकी वाइफ के जाने के बाद उसके घर का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और इसीलिए उसकी बेटी भी उदास रहती है। वो अब एडवर्ड को अपनी लैब में लेकर जाता है। वहाँ पर वो मुख्तलिफ तरह के शिमेरास देखता है। उसे मालूम पड़ता है कि 2 साल पहले उसने एक बोलने वाला शिमेरा बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 बोल बोलने के बाद मर गया था। लेकिन सिर्फ इसी वजह से मुझे सरकारी एल्केमिस्ट की पोस्ट
दे दी गई थी। बाहर मिस्टर टकर की बेटी एल को बताती है कि उसकी मॉम कहीं खो गई है और उसके डैड लैब में मसरूफ रहते हैं, इसलिए वो सिर्फ अलेक्जेंडर के साथ ही खेलती है। अब एडवर्ड मिस्टर टकर को सब सच बता देता है कि वो सच के पोर्टल में अपने भाई को वापस लाने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ से सिर्फ उसकी रूह को वापस ला सका है और इसी वजह से उसने वहाँ पर अपना एक हाथ और एक बाजू खो दिया था। अपने बॉडी पार्ट्स की कुर्बानी देकर वो एल की आत्मा को हासिल कर पाया था, जिसे उसने एक स्टील की बॉडी में डाल दिया था। वो अब उसे ये भी बताता है कि वो अपने भाई की बॉडी को हासिल करने के लिए अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। मिस्टर टकर उसे बताते हैं कि उसकी काबिलियत इतनी नहीं है कि वो एल की बॉडी को वापस ला सके, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। एडवर्ड अब उसकी बात पर राजी हो जाता है। अब वो एल को मिस्टर टकर के पास छोड़कर खुद विरनी के साथ जाने लग पड़ता है। उन्हें टकर से डॉक्टर मार्को के बारे में पता चलता है, जो कि इस वक्त बॉन्स में रहते हैं। उसे मालूम पड़ता है कि वो फिलॉसफर स्टोन के बारे में काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं। शायद उनसे एडवर्ड को कोई कीमती मालूमात मिल जाए। वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसे रास्ते में नीना की याद आ रही थी कि वो एडवर्ड से खेलकर कितना खुश थी। दूसरी तरफ मिस्टर टकर अब एल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसे बेकाता है कि शायद तुम्हारे अंदर नकली यादें डाली गई हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम एल्केमिस्ट हैं जो किसी चीज में सोल डालने में कामयाब हुए हैं। अब उसी दौरान वहाँ पर एल बेहोश हो जाता है। अब दूसरी तरफ एडवर्ड और विनरी डॉक्टर मार्को को ढूंढ ही लेते हैं। जैसे ही वो उसके घर में पहुँचते हैं, वो डरा और सहमा हुआ था, इसलिए गन चलाने के दौरान वो बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो बताता है कि उसने मिलिट्री के साथ फिलॉसफर स्टोन पर रिसर्च की है, लेकिन अब वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे। इसे मालूम था कि एडवर्ड ने कानून तोड़ा है और एक इंसान बनाने की कोशिश की है, और इसी वजह से वो पोर्टल ऑफ ट्रुथ में भी दाखिल हो गया था। डॉक्टर मार्को इसे बताता है कि एडवर्ड की भलाई इसी में है कि तुम इस फिलॉसफर स्टोन से दूर ही रहो, लेकिन एडवर्ड एल की वजह से उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहा था। अचानक लस भी एडवर्ड का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके हाथों की उंगलियों में ताकत थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर डॉक्टर मार्को को मार देती है, क्योंकि वो उसे अपना फायदा हासिल कर चुकी थी। डॉक्टर मार्को मरने से पहले एडवर्ड को सिर्फ लेबोरेटरी नंबर 5 का बताते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब एडवर्ड को अपनी बातों पर यकीन आ जाता है कि फिलॉसफर स्टोन सच में मौजूद है। अब वो वापस मिस्टर टकर के पास आता है, जो उसे बताता है कि देखा तुमने, मैंने एक और बोलने वाला शिमेरा बना लिया है, जिसे देखकर एडवर्ड बहुत हैरान था। उसके साथ बातें करके एडवर्ड को मालूम पड़ जाता है कि मिस्टर टकर ने अपनी जॉब बचाने के लिए अपनी बेटी और डॉग पर एल्केमी करके ये शिमेरा बनाया है। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि उसने यही एक्सपेरिमेंट अपनी वाइफ पर भी किया था, जिसकी वजह से वो मर गई थी। इसीलिए अब एडवर्ड उसे बहुत मारता है। टकर उसे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। अगर मैंने अपनी बेगम और बेटी पर एक्सपेरिमेंट किया है तो तुमने अपने भाई पर एक्सपेरिमेंट किया है। नीना की ये हालत देखकर एडवर्ड बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट की वजह से मिस्टर टकर और उसके तमाम एसेट्स को मिलिट्री अपने कब्जे में ले लेती है। अब कर्नल मुस्टैंग उसे बताता है कि तुम्हें सरकारी एल्केमिस्ट से ओहदे से हटाया जाता है और बहुत जल्द उसका कोर्ट मार्शल भी होगा। वो जाने से पहले अब दोनों भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर जाता है। एल अब एडवर्ड पर शक करता है, जबकि एडवर्ड को इस बात पर गुस्सा था कि वो छोटी सी बच्ची को नहीं बचा सका। एडवर्ड खुद को लाइब्रेरी में बंद कर लेता है ताकि वो इस परेशानी का हल निकाल सके। दूसरी तरफ विनरी और एल इसके लिए फिक्रमंद हो रहे थे, इसीलिए वो कैप्टन ह्यूज को बुलाते हैं, जो कि एडवर्ड के दोस्त भी थे। वो उसे इस बात पर कायल करते हैं कि वो कुछ खा ले, वरना वो कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर फिलॉसफर स्टोन और लैब नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। इसीलिए अब वो खाना खाकर सो जाता है। कैप्टन ह्यूज एडवर्ड के घर से डॉक्टर मार्को और फिलॉसफर स्टोन से मुतालिक तमाम शवाहिद मिटा देते हैं ताकि कोई भी इस पर शक न कर सके। अब वो सारे इस बात का सुराग लगा रहे थे कि डॉक्टर मार्को तो लैब नंबर 3 में काम किया करते थे, तो उन्होंने लैब नंबर 5 के बारे में बात क्यों की थी। असल में वो लैब काफी अरसे से बंद पड़ी हुई थी। अब वहाँ जनरल हकूरो भी आ जाते हैं, जिन्होंने इनकी बातें सुन ली थी, और अब वो उन्हें लैब नंबर 5 का पता बता देते हैं। इसके साथ ही एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। वो जनरल मुल्क में होने वाले दंदा फसाद से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो खुद रियोट में होने वाली बगावत को कंट्रोल करने के लिए चले जाते हैं। एडवर्ड अब इस जगह पहुँच जाता है जिसके बारे में जनरल ने उन्हें बताया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसलिए अब अल्फोंस उन पर शक करता है। वो मिस्टर टकर की बिताई हुई बातों में आ गया था। अब उसकी लगाई हुई आग की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। वो अब एडवर्ड पर शक करता है कि शायद वो उसका भाई भी नहीं है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर विनरी बहुत परेशान होती है और वो बहुत रोती है। वो अब एल को समझाती है कि एड तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुम्हारी बॉडी लाने के लिए खतरों का सामना करता है। वो खुद को कसूरवार ठहराता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब एल को समझ आती है और वो अपने भाई से माफी मांगता है। उसे अपने भाई की बातों पर यकीन आ गया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें तकलीफ में देकर मुझे तकलीफ हो रही है। अब दूसरी तरफ कैप्टन ह्यूज इस बात की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे
थे कि आखिरकार इन सब मसाइल के पीछे किसका हाथ है। वो इस मैप की मदद से अब लैब नंबर 5 का पता ढूंढ निकालते हैं। अब अचानक से वहाँ पर लेस्ट भी आ जाती है। उसके जिस्म में ओरोबोरस का टैटू देखकर वो समझ जाता है कि इसी ने डॉक्टर मार्को को जान से मारा है। अब लेस्ट फौरन से इस पर हमला करती है, जिससे कैप्टन जख्मी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लेस्ट को भी जख्मी कर देता था। अब लेस्ट अपने हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करके ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन ह्यूज अब फोन करके कर्नल मुस्टैंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में कर्नल वहाँ पर पहुंचकर उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसीलिए अब मिलिट्री कर्नल मुस्टैंग के सब करीबी दोस्तों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर लेफ्टिनेंट भी मौजूद थी, जो एडवर्ड को बताती है कि कैप्टन ह्यूज का कत्ल हो गया है और उन्हें इस बात का शक कर्नल मुस्टैंग पर है। काफी लोगों ने उन्हें मारते हुए भी देखा है। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि मिस्टर टकर भाग गया है। अब वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान वो एडवर्ड को सब कुछ सच बता देती है। वो उसे बताती है कि कैप्टन ह्यूज ने उसे मरने से पहले सब बता दिया था। इसीलिए कर्नल मुस्टैंग अब पुराने प्रिजनर ऑफ वॉर के एरिया में गए हैं और उसे ही लैब नंबर 5 कहा जाता है और ये नाम उसे रिसर्चर ने दिया था। रात के वक्त कर्नल एक टनल के जरिए से लैब नंबर 5 जा रहे थे। तभी वहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट रोस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। उसे अब शक पड़ जाता है कि एक खाली पड़े जेल के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों रखी गई है। अब वहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है। इसी दौरान कर्नल लेफ्टिनेंट रोस को आग लगा देते हैं। सबको मालूम पड़ता है कि वो एक बेरूपिया है। अब वहाँ पर फौरन से सारे ओरोबोरस के लोग भी आ जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो सब होमनकुलाई है और उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि कैप्टन ह्यूज को भी एनवी ने कर्नल का रूप इख्तियार करके मारा था। इसने सारा इल्जाम अब कर्नल मुस्टैंग पर लगा दिया था। अब कर्नल मुस्टैंग इन लोगों पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियों से इन्हें कुछ भी असर नहीं होता। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर टकर जेल से भाग गया है, अब एनवी वहाँ से उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। लस ग्लूटोनी को वहाँ पर मौजूद तमाम गार्ड्स को खाने का कहती है, इसलिए वो उन गार्ड्स के पीछे चला जाता है। लस कर्नल पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसका पीछा करते हुए एडवर्ड अब लैब नंबर 5 पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई और विनरी को बेहोशी की हालत में पाता है। जब वो अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर वो प्रोफेसर भी आ जाता है और विनरी को मारने की धमकी देता है और इसे अपना दायां बाजू उतार कर फेंकने को कहता है। अब वो प्रोफेसर उसे लाल पत्थर दिखाता है, जिससे आज तक एडवर्ड ढूंढता चला आ रहा था। एडवर्ड को वहाँ पर मालूम पड़ता है कि फिलोसोफर स्टोन को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा है। उन्होंने जिंदा इंसानों को मारकर वो लाल पत्थर बनाया था और इस काम में डॉक्टर मार्को भी शामिल थे। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा लाल पत्थर देखता है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। वो प्रोफेसर उसे बहुत जेलस था। उसे उस लाल पत्थर का मकसद तो नहीं पता था, बस वो फुल मेटल एल्केमिस्ट को हराना चाह रहा था। अब इससे पहले कि वो एडवर्ड को गोली मारकर मार दे, इसी दौरान लस्ट वहाँ पर आ जाती है और वो उस प्रोफेसर को मार देती है। अब वो सारे वहाँ पर जनरल हकूरो को देखकर हैरान रह जाते हैं। लस्ट उससे लाल पत्थर के इस्तेमाल के बारे में नहीं बता रही थी, लेकिन उस प्रोफेसर ने मरने से पहले जनरल हकूरो को उसका इस्तेमाल करना भी बता दिया था। अब वो जनरल उन सब से अपना खुफिया राज शेयर करता है कि उसने अपने लिए एक फौज तैयार कर ली है, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थी। अब उन सब को मालूम पड़ जाता है कि इस जनरल ने इतने सारे इंसानों की जान ली है और आज वो इन सारे लाल पत्थरों की वजह से इन पुतलों में जान डाल देता है। वो ये सोच रहा था कि ये उसकी फौज है और वो सब इसका हुक्म मानेगी, लेकिन उसका उल्ट होता है। वो सब इस जनरल को खा जाते हैं। ग्लूटोनी वहाँ पर मौजूद सब पुतलों को खाना शुरू कर देता है। कर्नल मुस्टैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें रोकता है। एल उस वक्त विनरी को अपनी बॉडी के अंदर महफूज कर लेता है। कर्नल मुस्टैंग अब पीछा करते हुए लस्ट और एनवी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो कर्नल को मारने वाली थी, एन मौके पर एडवर्ड वहाँ पर पहुंच जाता है और कर्नल को बचा लेता है। लस्ट अब उन दोनों को मारने से पहले एक राज की बात बताती है कि हमारा वजूद इस लाल पत्थर से है। जब तक ये हमारे सीने में मौजूद है, हमें कोई भी नहीं मार सकता। इसी दौरान वो इस पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार फुल मेटल एल्केमिस्ट उसे बचा लेता है। अब लस्ट का राज जानने के बाद कर्नल मुस्टैंग उस पर फायर से बार बार हमला करता है और उसके अंदर से वो लाल पत्थर भी निकाल लेता है। वो उसे इतनी बार जलाता है कि अब उसका खुद को ठीक हो पाना नामुमकिन था। इसी दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। अब कर्नल वो लाल पत्थर एडवर्ड को दे देता है ताकि उसकी मदद से वो अपने भाई की बॉडी को वापस ला सके। इसे दुख हो रहा था कि इस लाल पत्थर को बनाने के लिए उन्होंने बहुत से मासूम लोगों को मारा है, लेकिन उसी वक्त वो इसकी मदद से एल्केमी करके पोर्टल ऑफ ट्रुथ में चला जाता है। वो वहाँ पर पहली बार अपने भाई की बॉडी को भी देख लेता है। वहाँ पर मौजूद शैडो उसे वो लाल पत्थर देने को कहता है ताकि वो अपने भाई की बॉडी को लेकर जा सके, लेकिन वो इस शैडो को वो लाल पत्थर नहीं देता और वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि वो किसी की जिंदगी के बदले में अपने भाई का शरीर वापस हासिल नहीं करना चाह रहा था। एडवर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी वहाँ पर देखी है, तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब वो कर्नल मुस्टैंग को कहता है कि आप मिलिट्री के टॉप लेवल तक पहुँचे और इस साजिश के पीछे कोई भी है उसे सख्त से
सख्त सजा दें। अब इस फिल्म के आखिर में एडवर्ड अपने आप से वादा करता है कि वो हर हाल में इस पोर्टल ऑफ ट्रुथ से अपने भाई की बॉडी को वापस जरूर लेकर आएगा। इस फिल्म की शुरुआत में आप दो फाइटर्स को एक ब्रिज के ऊपर देखेंगे, जिनमें से एक सिल्वर एल्केमिस्ट होता है और उसका नाम जोरियो कोमाचे था, जबकि दूसरे का नाम स्कार होता है और वो एक इश्विलन था जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि वो हर एल्केमिस्ट को मारना चाह रहा था। वो दोनों एक दूसरे की मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस फाइट के दौरान एक की टांग जख्मी हो जाती है, जबकि उस एल्केमिस्ट की मैजिकल स्टिक टूट जाती है और वो पानी में जा गिरता है। अब स्कार पानी में जाकर उसे मार देता है। अब इस फिल्म के दूसरे सीन में आप एक लड़के और एक रोबोट को ट्रेन स्टेशन में जाते हुए देखेंगे। ये एक फुल मेटल एल्केमिस्ट था और इसका नाम एडवर्ड होता है और आज वो अपने एग्जाम के लिए जा रहा होता है। वो भागकर अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है, लेकिन वो उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वो उनसे फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछता है क्योंकि इसके जरिए वो अमर होने का राज जानना चाह रहा था, लेकिन वो दोनों इसे कुछ नहीं बताते। इसी दौरान वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो इस राजकुमार से उलझ बैठते हैं, जिसके साथ उसके दो गार्ड्स भी थे। वो दोनों इन दोनों को सबक सिखा देते हैं। इसके बाद वो एडवर्ड और उसके दोस्त को वहां जाने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें इस फिलोसोफर स्टोन के बारे में जानना था ताकि वो अमर होने का राज जान सके। अब इन गार्ड्स और एडवर्ड के दरमियान लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान एक ऐसा सीन आता है जब एडवर्ड उस गार्ड का चेहरा देख लेता है। अब वो गार्ड एक ब्लास्ट करती है जिससे एडवर्ड अब ट्रेन से नीचे गिरने ही वाला था, तभी उसकी मदद करने के लिए एनवी आ जाता है। एनवी एक बेरूपिया होता है और उसमें रूप बदलने की ताकत मौजूद थी। अब राजकुमार जिस राज के पीछे इतना लंबा सफर तय करके आया था, उसका राज एनवी को मालूम था क्योंकि उसके अंदर अमर होने की सलाहियत मौजूद थी, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड इस गुंडे को पकड़ लेता है और उससे उसका मकसद पूछता है, लेकिन इस गुंडे के दोस्त इस ट्रेन में एक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे इसकी ब्रेक्स टूट जाती है। इससे पहले कि सेंट्रल स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन था, वहां जाकर ट्रेन ब्लास्ट होती। अब एडवर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और इस ट्रेन स्टेशन के ट्रैक को हवा में ऊंचाई की तरफ मोड़ देता है, जिससे ये ट्रेन बहुत बड़ी तबाही से बच जाती है। अब वहाँ पर रॉयल मुस्टैंग, जो कि एक फ्लेम एल्केमिस्ट था और कर्नल भी था, वो आ जाता है और इन गुंडों को अपनी कस्टडी में ले लेता है। असल में ये सारी मिलिट्री वहाँ ट्रेन में मौजूद किंग ब्रैडली को लेने आई थी, जिसके पीछे वो गुंडे इस ट्रेन में आए थे। वो एडवर्ड की बहादुरी से बहुत खुश होता है। उन्हें अब मालूम पड़ता है कि इनके मुल्क में स्कार के नाम का एक शख्स आया है जो कि तमाम अल्केमिस्ट सोल्जर्स को बारी बारी कत्ल कर रहा है। एडवर्ड को मालूम पड़ता है कि उसके माथे पर एक निशान भी है। अब कर्नल एडवर्ड की हिफाजत के लिए दो गार्ड्स इसके साथ रखने का फैसला करते हैं, लेकिन वो दोनों इन गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो एक लड़की की मदद करते हैं जिसका नाम मे होता है और उसका एक छोटा सा बालू भी था जिसका नाम जिंग होता है। मे भी इस शहर में अमर होने का राज जानने के लिए आई थी। खाना खाने के बाद वो एडवर्ड को छोटे के नाम से पुकारती है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए स्कार के पीछे छुप जाती है। एडवर्ड के गार्ड्स भी इसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो स्कार इसके गार्ड्स को मार देता है। अब वो इन दोनों की तरफ बढ़ता है। स्कार की पावर्स बहुत ज्यादा थी कि इसके सामने वो रोबोट भी नहीं टिक पाता। अब वो एडवर्ड की तरफ बढ़ता है और एक वार करके इसका मेटालिक बाजू भी तोड़ देता है। वो आज इसे मारने की नीयत से आया था। अब मरने से पहले एडवर्ड इससे वादा लेता है कि मेरी जान लेने के बाद तुम मेरे दोस्त, मेरे भाई यानी कि उस रोबोट को छोड़ दोगे। लेकिन एन मौका पर वो फ्लेम एल्केमिस्ट भी इसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। फ्लेम एल्केमिस्ट नहीं जानता था कि बारिश में वो अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो लेफ्टिनेंट अब इसकी जान बचाती है। अब वहाँ पर आर्म एल्केमिस्ट भी आ जाता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे हराना आसान नहीं था। अब वो सारे मिलकर इस पर हमला करते हैं। स्कार की आंखें देखकर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो एक इश्विलन है। स्कार इन सब से इकट्ठा मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो खुद को जमीन में छुपा लेता है। वो रोबोट अपने भाई एडवर्ड पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो अपनी जान की बजाय अपने भाई की जान बचाना चाह रहा था। वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज कर्नल एडवर्ड को वो सच बता देता है जो उसे अभी तक मालूम नहीं था। वो उसे बताता है कि इश्विलन एक कबीले का नाम है जो कि इश्वला की इबादत किया करते थे। इसी दौरान एक ऑफिसर से गोली चली और एक इश्विलन का 13 साल का बच्चा मर गया। इसके बाद हालात इतने बेकाबू हो गए और 7 साल की एक लंबी लड़ाई चल पड़ी। इसके बाद एक सरकारी एल्केमिस्ट ने सरेआम लोगों को मारने का हुक्म दिया। एक ऐसा खून खराबा हुआ जिससे बहुत से मासूम लोग मारे गए। इस जंग में बहुत से सरकारी एल्केमिस्ट का इस्तेमाल किया गया था। वो उसे बताता है कि मैं भी इस जंग में शामिल था, इसलिए वो इश्विलन जो इस लड़ाई से बच गया था उसका बदला लेना जायज है। जिसके जवाब में एल्केमिस्ट कहता है ऐसा बदला
जायज नहीं है जिसमें मासूम लोग मारे जाएं, इसलिए अब उस कार को मैं खुद रोकूंगा। अब सारे लोग इस बात से मुत्फिक हो जाते हैं कि वो एडवर्ड और रोबोट को ठीक करने के लिए अपने मैकेनिक के पास भेजने का फैसला करते हैं ताकि वो इनके टूटे हुए मैकेनिकल पार्ट्स को फिर से तैयार करके जोड़ सके। स्कार रात के वक्त एक टनल से गुजर रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि उसे खाना चाह रहा था। वो आदमी इस बहरूपिये का दोस्त होता है। इसी दौरान वहाँ पर राजकुमार भी अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढता हुआ आ जाता है। वो इस बहरूपिये से अमर होने के बारे में जानना चाह रहा था। अब वो बहरूपिया अपने दोस्त ग्लूटनी को इन सबको खाने का कहता है। जैसे ही वो अपना पेट खोलता है, वो स्कार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस टनल को ही तबाह कर देता है। फायर एल्केमिस्ट और उसके दोस्त को पता चलता है कि एडवर्ड भी अपने इम्तिहान में पास हो चुका है, इसलिए या तो अब वो सरकार का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेगा या तो हमारी तरह एक जिंदा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वो दोनों इस कत्ल-ओ-गारत के दिन को याद करते हुए पछता रहे थे जिस दिन बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। वो दोनों इस कत्ल-ओ-गारत और इस नफरत की लड़ाई को हमेशा खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन बेबस थे। किंग ब्रैडली घर जाकर अपने बेटे से मिलता है जो कि फुल मेटल एल्केमिस्ट का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो अब एल्केमी सीखना चाह रहा था ताकि वो भी एडवर्ड की तरह एक सरकारी एल्केमिस्ट बन सके। इस बच्चे का नाम सेलिम होता है। अब दूसरी तरफ एडवर्ड अपना रोबोटिक हाथ बनवाने के लिए इस मैकेनिक के पास आ जाता है। यह मैकेनिक इसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, इसका नाम विनरी है। जब विनरी को पता चलता है कि हमेशा की तरह इस बार भी इन दोनों ने लड़ाई करके अपना ये हाल किया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो लड़की एडवर्ड की बेस्ट फ्रेंड भी थी, इसलिए वो पूरी रात मेहनत करती है और सुबह तक एडवर्ड के लिए वो मेटल वाला हाथ भी बना लेती है। एडवर्ड सुबह के वक्त अपनी मॉम की कब्र में जाता है। वहाँ वो अपने डैड को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो आज कई सालों बाद अपने डैड से मिलता है क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम और उसे छोड़कर एक अहम मिशन में चले गए थे और जब वो वापस आए तब तक उनकी वाइफ मर चुकी थी और इसी बात का गुस्सा एडवर्ड को भी था। वो राजकुमार स्कार की पावर से बहुत मुतासिर था, लेकिन उसकी वजह से वो बहरूपिया दोबारा बहा गया था जिससे उसे अमर होने का राज जानना था। स्कार को याद आता है कि जब वो अपने गाँव में जाता है वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। वो वहाँ पर एक सरकारी एल्केमिस्ट को देखता है और साथ ही में उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने आप को जख्मी हालत में पाता है। उसे रेफ्यूजी करके एक गांव में लाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा इश्वलन मौजूद थे क्योंकि टनल में जब उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था तो वो बहुत जख्मी हो गया था और उसे वही लड़की यानी कि मैं बचाकर यहाँ पर ले आई थी। सुबह के वक्त एडवर्ड के डैड घर से जाने लगते हैं, तभी वो दीवार में लगी हुई एक फोटो को उतार लेते हैं जिसमें उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। वो जाने से पहले विनरी की ग्रैंड मॉम को एक राज की बात बताते हैं कि जैसी हालत जैक्सिस की हुई थी कुछ अरसे में इस मुल्क की हालत भी वैसी हो जाएगी, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। अपने डैड की सब बातें एडवर्ड भी सुन लेता है। विनरी की ग्रैंड मॉम उसे उस शहर के बारे में बताती है जिसके बारे में मजीद जानने के लिए एडवर्ड सुबह ही सुबह घर से चला जाता है। उसकी फ्रेंड को जब ये पता चलता है कि एडवर्ड जा चुका है तो वो बहुत गुस्सा होती है। तभी सफाई के दौरान उसे एक बोर्ड नजर आता है और वो खुश हो जाती है कि इसके बहाने अब वो एडवर्ड से दोबारा मिल सकती है। एडवर्ड उसी शहर में आ जाता है जिसके बारे में उसके डैड बता रहे थे। ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। वहाँ पर उसे दीवार में कुछ सर्कस दिखाई देते हैं कि अचानक से उस पर एक इश्वलन हमला कर देता है और देखा देखी बहुत से इश्वलन आ जाते हैं जो उसे मारने ही वाले थे कि अब एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसकी बात सब मानते थे। वो एडवर्ड से उन इश्वलन की बर्ताव की वजह से माफी मांगती है, लेकिन वो उसे बताती है कि हमारे साथ जो एमेस्ट्रियन ने किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे मालूम है कि सब एमेस्ट्रियन बुरे नहीं होते। अब एडवर्ड को मालूम पड़ता है कि बगावत के दौरान 2 एमेस्ट्रियन डॉक्टर ने बहुत से इश्वलन की जानें बचाई थी। उसे मालूम पड़ जाता है कि वो विनरी के पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम माजी का सीन देखते हैं जब उसके पेरेंट्स उन इश्वलन का इलाज कर रहे थे जिनके दिलों में नफरत भरी हुई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स अपने फराइज से मजबूर थे और वो दिन रात इन जख्मियों की खिदमत करते हैं। वो दोनों अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ से नहीं जाते। एडवर्ड को मालूम पड़ता है कि एक इश्वलन ने जिसकी जान डॉक्टर रोकबेल ने बचाई थी उसी ने उन दोनों को मार दिया था। वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस इश्वलन ने इनकी जान ली थी उसके माथे में बहुत बड़ा निशान पड़ा हुआ था और उसके बाजू में टैटू बने हुए थे। दूसरी तरफ स्कार को मिलने उसके गुरु आते हैं जिसे मालूम पड़ चुका था कि उसका एक स्टूडेंट आजकल बदला लेने के लिए तमाम सरकारी एल्केमिस्ट को एक एक करके मार रहा है। वो उसे समझाते हैं कि ऐसा करना गलत है, अगर तुम किसी से बदला लोगे कल तुमसे कोई बदला लेने आ जाएगा। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस नफरत को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ स्टेशन में एडवर्ड को वो बच्चा सेले मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब वो बच्चा एडवर्ड को देखकर उससे छोटा होने का ताना मारता है, लेकिन उसके पास उसके किंग एडवर्ड यानी कि उसके डैड भी मौजूद थे जिसकी वजह से एडवर्ड अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। अब वो सेंट्रल होटल में जाता है और अपने रोबोट दोस्त को बताता है कि स्कार
ने विनरी के पेरेंट्स को मारा है वो उससे खामोश रहने को कहता है और साथ में एडवर्ड अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को बिल्कुल ठीक कर देता है। एडवर्ड अपने दोस्त को बताता है कि बनावटी इंसान हमें मरने नहीं दे सकते क्योंकि वो उन्हें बलि के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इस बात के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है और वो इस राज का पता किसी बनावटी इंसान से लगवाना चाहते हैं कि अचानक वहाँ पर राजकुमार आ जाता है और उन लोगों का खाना खा जाता है। अब एडवर्ड और इस राजकुमार का एक ही मकसद था कि वो उन बनावटी इंसान को पकड़े और इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। स्कार को पता चलता है कि उसके शहर में फुल मेटल एल्केमिस्ट आया है, इसलिए वो उसे पकड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ वो राजकुमार सच बता देता है कि वो एक राजकुमार है और उसके वालिद यानी कि अभी के बादशाह बहुत बीमार है और मैं ये अमर होने का राज इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि उनका भरोसा जीत सकूं। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उनका सामना स्कार से होता है जो कि एडवर्ड को देखते ही उन पर हमला कर देता है और लड़ना शुरू कर देता है। उसके बाजू में टैटूज देखकर एडवर्ड और उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि इसी ने विनरी के पेरेंट्स को मारा है। दूसरी तरफ विनरी भी उन्हें वो पार्ट देने के लिए इसी शहर में पहुंच जाती है। उसे वहाँ पर मालूम पड़ता है कि स्कार और एडवर्ड की आपस में लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। अब वो बेरूपिये भी फुल मेटल एल्केमिस्ट को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उन बेरूपियों को पकड़ने के लिए राजकुमार अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब स्कार और एडवर्ड में बहुत लड़ाई होती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो स्कार वहाँ पर कुछ बेगुनाह लोगों को भी मार देता है। वो स्कार यहाँ पर सिर्फ इस फुल मेटल एल्केमिस्ट को मारने के लिए आया था। अब एडवर्ड उससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर रोकबेल को क्यों मारा था। इसी दौरान विनरी भी वहाँ पहुँच जाती है और आज उसे सच पता चल ही जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने जिनकी जान बचाई थी उन्होंने ही उन्हें मार दिया था और वो बहुत अफसुर्दा हो जाती है। अब वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए पास में पड़ी हुई गन उठा लेती है और स्कार पर तान लेती है। स्कार को मालूम पड़ता है कि विनरी उन डॉक्टर्स की बेटी है। वो उसे कहता है कि तुम मुझ पर गोली चला सकती हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो उसी लम्हे तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। अब वो स्कार फुल मेटल एल्केमिस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है जबकि एडवर्ड अपनी फ्रेंड को गोली चलाने से रोकता है ताकि स्कार को गोली न लग जाए। इसी दौरान उसे अपने भाई की याद आती है जब वो उसे एल्केमिस्ट से बचा रहे होते हैं और अब वो एडवर्ड पर हमला नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। अब एडवर्ड अपनी दोस्त विनरी को कायल कर लेता है कि वो अपने हाथ को खून से गंदा ना करे क्योंकि उसके ये हाथ दूसरों की मदद करने के लिए बने हैं और उसके ये हाथ लोगों को नई जिंदगी देते हैं। इसके साथ ही वो ये गन छोड़ देती है। उसका दिल बहुत दुखा हुआ था इसलिए वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ वो बेरूपिया अपनी जान बचाने के लिए हर जगह भागता है। वो दोनों दोस्त अमर थे इसलिए इस राजकुमार और उसके दोस्तों का कोई भी हमला उन पर कुछ असर नहीं करता है क्योंकि उनमें हीलिंग पावर थी और हर तरह का जख्म कुछ ही लम्हों में ठीक हो जाता था। अब वहाँ किंग एडवर्ड भी पहुँच जाता है जो उस राजकुमार पर हमला करता है, लेकिन इसकी गार्ड इसे इस किंग के हमले से बचा लेती है। उसे जख्मी हालत में देखकर राजकुमार बहुत गुस्से में आ जाता है और वो इस पर बहुत एग्रेसिवली हमला करता है। अब वो बेरूपिया इन पर हमला करता है और राजकुमार इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ से अपनी दोस्त को ले जाने लगता है। राजकुमार जाने से पहले उसे बताता है कि लोगों के बगैर राजा की कोई हैसियत नहीं होती है, इसलिए तुम एक असली किंग कभी नहीं बन सकते। इसकी दोस्त वहाँ पर एक ब्लास्ट करती है जिससे इस राजकुमार को पता चल जाता है कि वो किंग दूसरी आंख से भी देख सकता है। उसकी आंख में एक निशान पड़ा हुआ था। अब राजकुमार समझ जाता है कि वो भी एक होमोक्यूलस है और इसी के साथ वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस किंग को धोखा देने के लिए वो लड़की अपना हाथ काट देती है ताकि वो उनका पीछा ना कर सके और उस हाथ को एक डॉग के साथ बांधकर वहाँ से निकल जाती है। अब स्कार और उस रोबोट का सामना होता है। स्कार की पावर बहुत ज्यादा होती है और वो इस रोबोट को खत्म करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। और अब वो बेरूपिया ग्लूटनी भी ईश्वलन को खाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और स्कार पर हमला कर देता है। इसी दौरान वो राजकुमार भी वहाँ पर आ जाता है जो कि एक बॉम्ब की मदद से ग्लूटनी को ब्लास्ट कर देता है। इससे पहले कि वो खुद को हील करता, एडवर्ड उसे एक मजबूत सी रस्सी ला कर देता है जिससे राजकुमार उसे बांध देता है और पकड़ लेता है। इसी दौरान स्कार अब एडवर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ लेफ्टिनेंट पहुँच जाती है जो कि एक गोली मारती है जिसकी वजह से स्कार की टांग जख्मी हो जाती है और राजकुमार अब उसके साथ बैठकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर मे भी आ जाती है और स्कार को जख्मी हालत में देखकर परेशान हो जाती है। वो वहाँ पर एक ब्लास्ट करके उसे अपने साथ ले जाती है ताकि उसे कोई भी ना पकड़ सके। इस राजकुमार की दोस्त काफी तकलीफ में थी। इसने अपनी जिंदगी में बड़े मकसद के लिए अपने हाथ की कुर्बानी दे दी थी। वो राजकुमार भी ये बात जानता था कि जिस राज के बारे में वो जानना चाह रहा है उसके लिए उसे कुछ कुर्बानियां जरूर देनी पड़ेगी। इसी दौरान वो कर्नल भी वहाँ पर आ जाता है। इसी ने उस राजकुमार की दोस्त के लिए डॉक्टर मंगवाया था। अब राजकुमार उसका शुक्रिया अदा करता है। वो सारे इस ह्यूमकुलस यानी ग्लूटोनी को देखने आए थे। वहाँ राजकुमार उन्हें बताता है कि किंग एडवर्ड भी एक ह्यूमकुलस है। इन सबको ये भी मालूम पड़ता है कि सेलम उसकी अपनी औलाद नहीं है क्योंकि एक ह्यूमकुलस औलाद पैदा नहीं कर सकता। अब कर्नल को भी किंग एडवर्ड को अपने ऑफिस से निकालने का प्रूफ मिल चुका था और इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद ग्लूटोनी को याद आ जाता है कि उसी कर्नल ने उसकी दोस्त लस्ट को मारा
था और इसीलिए वो अब इससे बदला लेना चाह रहा था। इसके बाद वो किंग एडवर्ड एक शख्स के पास आता है और उससे बताता है कि फ्लेम अल्केमिस्ट बहुत जल्द हमारे काम आएगा क्योंकि उसे हम पोर्टल को खुलवा सकते हैं। मे अब स्कार को बचाकर एक घर में ले आती है। उसके पास भी कुछ मैजिकल पावर्स मौजूद थी जिनका इस्तेमाल करके वो स्कार के घाव को ठीक कर देती है, जिसे देखकर अब स्कार भी हैरान रह जाता है। वो लड़की स्कार के बाजू में मौजूद टैटूज के बारे में पूछती है लेकिन स्कार उसे कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ एडवर्ड अब इस विलन के बारे में और उस जंग की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए उस लेफ्टिनेंट लड़की के पास आता है। वो उसे बताती है कि जब मैं अपने मिलिट्री एकेडमी के आखिरी साल में थी उस वक्त मुझे कत्ले आम के लिए भेजा गया था। किंग ब्रैडली ने उस वक्त 7 साल की बगावत को खत्म करने के लिए बहुत सारे एल्केमिस्ट को जिंदा हथियार बनाकर इस जंग में शामिल किया था। स्कार का एक भाई भी था, वो उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी। इसका भाई उसे अपने हाथ में बने टैटूज के बारे में बताता है कि अगर दाएं हाथ से बर्बाद करो तो बाएं हाथ से आबाद भी करो। असल में वो भी एल्केमी सीख रहा था। स्कार बहुत खौफजदा था क्योंकि एमेस्टियन की फौज ने उन पर हमला शुरू कर दिया था। वो उसे बताती है कि मैं इस जंग में शामिल थी और मैं स्नाइपर थी, इसलिए मैंने वहां पर बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा था। जंग के दौरान सब बेगुनाह लोग भाग रहे थे। स्कार के भाई ने अपनी रिसर्च बुक अपने भाई को दे दी थी। इसी दौरान इन पर एक एमेस्टियन हमला करता है जिससे स्कार बहुत जख्मी हो गया था। अब उसके भाई ने अल्केमी करके अपना बाजू उसे लगा दिया था क्योंकि स्कार का बाजू टूट चुका था। अब वो अपने भाई की हेल्प करता है और खुद मर जाता है। जब स्कार को होश आया तो वो अपने भाई की मौत पर खुद पर काबू ना रख सका, इसलिए वो वहां पर डॉक्टर रोकबेल और उनकी वाइफ को मार देता है और इस तरह स्कार के बदले का आगाज शुरू होता है। इस जंग में किंग ब्रैडली की वजह से तमाम एल्केमिस्ट ने जंग तो जीत ली लेकिन अब लोगों के दरमियान नफरत का बीज बोया जा चुका था और कर्नल मुस्तैंग इनके हर ऑर्डर के खिलाफ था। अब हमें पता चलता है कि वो कर्नल इस लेफ्टिनेंट के डैड की रिसर्च का इस्तेमाल करके एक फ्लेम एल्केमिस्ट बना था। इस जंग में इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो अमन को वापस जरूर लेकर आएंगे और ये भी वादा किया था कि अगर वो अपने मकसद से भटक गए तो पहला शख्स दूसरे की जान ले सकता है। एक और सीन में मे को अपना छोटा दोस्त वापस मिल जाता है। वो उसे देखकर बहुत प्यार करती है और उसे अपने साथ स्कार के पास ले जाती है। तभी वो एडवर्ड और रोबोट उसका पीछे करते हुए उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर स्कार मौजूद था। असल में वो दोनों स्कार को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाह रहे थे। इन्हें वहां मालूम पड़ता है कि वो लड़की यानी कि लेन एक राजकुमारी है। अब एडवर्ड स्कार को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। स्कार जख्मी होने की वजह से उससे सही तरीके से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए वो वहां पर सबको जमीन में धंसा देता है। उसकी पावर के इस्तेमाल के बाद वो बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाती है। जमीन के अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर विनरी नजर आती है। वो वहां पर कर्नल के साथ अपनी मर्जी से आई थी। असल में वो स्कार से मिलने आई थी ताकि उसे पता चल सके कि उसने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। स्कार के पास इस सवाल का कोई भी जवाब मौजूद ना था। अब विनरी उससे बदला नहीं लेती बल्कि अपने पेरेंट्स की तरह उसका घाव ठीक करने लग जाती है क्योंकि वो मानती थी कि उसकी जिंदगी उसके पेरेंट्स ने बचाई थी। विनरी उसे साथ में बताती है कि वो उसे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करेगी। विनरी अपने पेरेंट्स के दर्द को सहती है। इसका बर्ताव देखकर अब स्कार भी उससे माफी मांगता है ताकि वो इस नफरत को खत्म कर सके। वो अपने भाई की नसीहत को याद करता है कि अच्छे ख्यालात रखने चाहिए ताकि इस दुनिया में अच्छाई फैले। अब वो अपने गुरु की भी बात याद करता है कि उसे नफरत का बीज खत्म करना चाहिए। इसे अब पछतावा होता है कि आज तक उसने जो किया वो सब गलत है। इतनी ही देर में वो ग्लूटोनी भी बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो मुस्तैंग को देखकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारना चाह रहा था। इसी दौरान मौका मिलते ही स्कार खुद को आजाद करवा लेता है। ग्लूटोनी अब विनरी के ऊपर हमला करने ही वाला था लेकिन स्कार उसकी जान बचा लेता है। अब सब लोग कर्नल को लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एडवर्ड और उसके दोस्त इस राजकुमार के साथ वापस आते हैं तो वो ग्लूटोनी अब स्कार को मार रहा होता है। इतनी देर में वो एनवी यानी कि बहरूपिया भी वहां पर आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि तुम किसी भी अल्केमिस्ट को नहीं खा सकते, नहीं तो फादर गुस्सा हो जाएंगे। इसी दौरान अब उन सब में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ग्लूटोनी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, इसलिए अब वो अपने बहरूपिया दोस्त एनवी, एडवर्ड और राजकुमार को निगल लेता है। ये देखकर रोबोट बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वहां से वापस आना मुश्किल काम था। अब बारी बारी उन सबको होश आता है। उन्हें पता चलता है कि वहां हर जगह खून पड़ा हुआ है। वो सब इस ग्लूटोनी के पेट में मौजूद थे। एनवी उन्हें बताता है कि अफसोस की बात है कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। वो एनवी इन्हें बताता है कि ग्लूटोनी एक सच का पोर्टल है जिसे डैड ने बनाया था, लेकिन उसके डैड एक असल वाला पोर्टल नहीं बना सके थे, इसलिए अब यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। इन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई भी शख्स जिंदा नहीं रह सकता। इसकी बातें सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो एनवी पर हमला करता है। इसके हमले से एनवी को कुछ भी नहीं होता और आज पहली बार वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वो राजकुमार और एडवर्ड बहुत घबरा जाते हैं और यहीं इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।
इस फिल्म के आगाज में आप एडवर्ड के डैड को देखेंगे जो अपने बेटे का फोटो देखकर उसे याद कर रहे थे। इसी दौरान कुछ गुंडे आकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वो एडवर्ड के डैड को गोलियां मारते हैं। अब वहां पर एक औरत और एक आदमी सब गुंडों को सबक सिखाते हैं। जब वो वापस आकर एडवर्ड के डैड को देखते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि उन्हें गोलियों से कुछ भी नहीं हुआ। असल में वो औरत एडवर्ड की टीचर थी और आज पहली बार उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। इसके डैड अब एल और एड पर आने वाली तमाम मुसीबतों का जिम्मा खुद पर ले रहे थे। इसी दौरान इजुमी यानी कि उसकी टीचर की तबीयत खराब हो जाती है। इसकी हालत देखकर उसे मालूम पड़ जाता है कि एड की टीचर भी पोर्टल ऑफ ट्रुथ में गई थी क्योंकि वो अपने बेटे को वापस लाना चाह रही थी। इसी वजह से उसके कुछ ऑर्गन्स ने काम करना छोड़ दिया था। अब एडवर्ड के डैड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर देते हैं और उसे बताते हैं कि फैसले का दिन आने वाला है। अगर मैंने उसे ना हराया तो ये मुल्क और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग मर जाएंगे। दूसरी तरफ ग्लूटोनी अपने दोस्त एनवी को निगलने के बाद बहुत परेशान था। एल को पता चलता है कि ग्लूटोनी के डैड भी हैं और शायद वो उन्हें वापस लाने में उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो ग्लूटोनी के डैड के पास जाने का फैसला करता है। स्कार भी वहीं पर मौजूद था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करता है ताकि वो सच का पता लगा सके। एडवर्ड अब राजकुमार के साथ मिलकर एनवी के साथ लड़ता है, लेकिन एनवी इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। इससे पहले कि एनवी अब उन दोनों को मार देता, एडवर्ड को वहां से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। अब कर्नल मुस्टैंग सेंट्रल हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं ताकि वो इस बात को जान सके कि वहां पर कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इसके ख्याल में वहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो कि हुमन कुलाई हैं और वो लोग ऊंचे ओहदों पर फाइज है। वो वहां पर किंग ब्रैडली और बाकी जनरल से मिलता है। उसे मालूम पड़ता है कि वहां तो सब ही करप्ट हो चुके हैं। किंग ब्रैडली उसे बताता है कि वो भी पहले एक इंसान था, लेकिन इसके खून में फिलोसोफर स्टोन को मिलाया गया जिससे वो एक हुमन कुलस में तब्दील हो गया। इसीलिए मेरी नेचर भी गुस्से वाली है। वो कर्नल मुस्टैंग को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि शायद वो उसके काम आ जाए। वो वापस आकर लेफ्टिनेंट को बताता है कि ऊपर वाले सारे लोग करप्ट हो चुके हैं। एडवर्ड अब राजकुमार को बताता है कि अगर वो खुद पर काया पलट करे तो शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और अगर हम कामयाब ना भी हुए तो ज्यादा से ज्यादा हम मर सकते हैं। इसीलिए अब वो उसकी इजाजत लेकर एल्केमी करता है और सबको इसमें कूदने को कहता है। सब इस पर भरोसा करके उस सर्कल में उतर जाते हैं। एडवर्ड दोबारा से उस पोर्टल ऑफ ट्रुथ में चला जाता है और वहाँ पर वो अपने भाई की बॉडी को देखता है, लेकिन इससे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। एडवर्ड का तजर्बा कामयाब रहता है। अब वो तीनों ग्लूटोनी के पेट से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उसका भाई एल्फोंजे पहले से मौजूद था। वहाँ पर जो विलेन मौजूद था वो बिल्कुल एड के डैड की तरह दिखता था। इसीलिए जब उसे मालूम पड़ता है कि एड और एल दोनों होहेनहाइम के बेटे हैं, वो बहुत खुश होता है। वो इन दोनों भाइयों को जिंदा छोड़ देता है और ग्लूटोनी को राजकुमार को खाने को कहता है, लेकिन एड उसे रोकता है। यहाँ पर इन दोनों भाइयों की एल्केमी भी काम नहीं कर रही थी। अब वो विलेन इस राजकुमार को एक हुमन कुलाई में तब्दील करना चाह रहा था, इसीलिए वो उसके अंदर एक मेल्टेड फिलोसोफर स्टोन डालता है जिससे वो लिन यानी कि वो राजकुमार ग्रीड में तब्दील हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर स्कार और मे भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस विलेन को हराना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहते हैं क्योंकि वो विलेन बहुत ताकतवर था। इसी वजह से अब स्कार वहाँ पर धुआं उड़ाकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। एडवर्ड की टीचर उसे कॉल करती है और बताती है कि तुम्हें फैसले के दिन के बारे में जानना चाहिए और ये मालूमात तुम्हें सिर्फ तुम्हारे डैड से मिल सकती है, इसीलिए तुम फौरन से रियोल उन्हें मिलने के लिए चले जाओ। रियोल में एड के डैड एक सुरंग में जाते हैं और वहाँ पर अपनी खून की चंद बूंदे जमीन में डाल देते हैं। दूसरी तरफ स्कार अपने भाई की रिसर्च बुक अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस किताब को पढ़कर भी उन्हें इस फैसले के दिन के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। इसी दौरान वहाँ लिन भी आ जाता है। असल में उसके शरीर पर अभी इस ग्रीड ने मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं किया हुआ था। इससे पहले कि वो उन्हें कोई मालूमात देता, ग्रीड फिर से उस पर हावी होने लग पड़ता है। लेकिन इससे पहले लिन अब एड को बताता है कि फैसले के दिन वो पोर्टल ऑफ ट्रुथ को खोलेगा और तुम्हें इस विलन को ऐसा करने से रोकना होगा। इसी दौरान मे को एक ख्याल आता है और वो रिसर्च बुक के पेजेस को उल्टा करके देखती है और उसे इस किताब में छुपे हुए राज के बारे में पता चल जाता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि वो एक मैप है और वो मुख्तलिफ सिटीज में बगावत करके बहुत से लोगों को मार रहे हैं ताकि वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर स्टोन बना सके। इन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि इस बगावत को कराने में मिलिट्री भी शामिल है। स्कार को मालूम पड़ जाता है कि इस विलन के गाँव में जो बगावत हुई थी उसके पीछे उस विलेन और मिलिट्री का हाथ था। इन्हें मालूम पड़ता है कि कर्नल ह्यूज को भी इसीलिए मारा गया था कि उन्हें इस साजिश का पता चल गया था। अब एडवर्ड अपने भाई को डैड के पास भेजता है और खुद ब्रिक्स जाने की तैयारी करता है ताकि वो वहाँ पर बगावत को होने से रोक सके। कर्नल मुस्टैंग को शहर में होने वाली हर हरकत पर नजर थी। एडवर्ड इस शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ड्रामका में उसे लोकल फोर्स वाले पकड़ लेते हैं और उसे अपनी ऑफिसर मेजर जनरल आर्मस्ट्रांग के पास ले जाते हैं। एडवर्ड के पास इस मैडम के भाई एलेक्स का खत भी पड़ा था जिसे देखकर वो उससे फाड़ देती है और उसे
उसे अपने पास ऑफिस में बुला लेती है। स्कार को इस बात पर यकीन था कि उसके भाई ने जरूर इस साजिश का हल भी निकाला होगा, इसलिए वो और मे इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें वो राज भी मालूम पड़ जाता है जिसकी मदद से वो इस साजिश को नाकाम कर सकते हैं। आर्मस्ट्रांग की टेरिटरी में एक होमनकुलस आ जाता है। वो इतना ताकतवर था कि ना तो उस पर गोलियां असर कर रही थी और ना ही कोई बॉम्ब उसे तबाह कर पा रहा था। इसी दौरान वहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है और उसे उस फैक्ट्री से बाहर फेंक देता है। ठंड की वजह से वो बर्फ बन जाता है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक खास तरह का लिक्विड फेंक दिया था। अब एडवर्ड को पता चलता है कि मिलिट्री ने विनरी को वहाँ उसके लिए भेजा है ताकि वो उसके लिए एक ऐसा हाथ बना सके जो इस कठिन ठंड में भी सही से काम कर सके। लेकिन एड को मालूम था कि असल में उन्होंने विनरी को बंदी बना लिया है और ये एड के लिए एक वार्निंग है ताकि एड उनकी किसी भी बात को रद्द न कर सके। आर्मस्ट्रांग एडवर्ड को बताती है कि मुझे मिलिट्री ने अभी अभी इस पोस्ट से हटा दिया है। उन्होंने मुझे बताया है कि ये सुरंग भी इसी मॉन्स्टर ने खोदी है, इसलिए हमें इसे फौरन रहा करना होगा। वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो एडवर्ड को कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ, जो भी तुम जानते हो। सब कुछ जानने के बाद एडवर्ड उसे ये भी बताता है कि हमें एल्केमी में ताकत एक सर्कल से मिलती है और मेरे ख्याल में ये सुरंग भी उसकी एक कड़ी है जिसकी जद में पूरा एमेस्ट्रस आ रहा है। इसी दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि ड्रामका आर्मी ने इन पर हमला कर दिया है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और अब आर्मस्ट्रांग और उसकी फौज इनसे मुकाबला करने लग पड़ते हैं। एड और विनरी ना सिर्फ अच्छे दोस्त थे बल्कि वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। विनरी वहाँ से वापस जाने से पहले एड को कहती है कि तुम्हें मेरी खातिर सबको हराकर वापस घर लौटना होगा, तुम्हें मेरी खातिर इस मुल्क को भी बचाना होगा। और इसके साथ ही वो एडवर्ड से वादा लेकर वहाँ से चली जाती है। आर्मस्ट्रांग तमाम सच जानने के बाद किंग एडवर्ड के पास आती है और अपने भाई जनरल रेवन का ओहदा मांगती है। किंग एडवर्ड मान जाता है और बदले में वो आर्मस्ट्रांग से ब्रिक्स के सोल्जर मांग लेता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार अल्फोंसे भी अपने डैड को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो अपने डैड को इस विलेन के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आज पहली बार होहेनहाइम अपने बेटे को सब बताता है कि माजी में उसके साथ क्या पेश आया था। वो अपने बेटे को बताता है कि वो गुलाम नंबर 23 के नाम से जाना जाता था। वहाँ एक बर्नी का बोना था, उसने मुझे ये नाम दिया था। इस वक्त के राजा को अमर होना था। इस बोने ने इसे एक राज बताया ताकि वो अमर हो सके। राजा ने अपने खून को एक मटके में डाला जिसके असर से वो लोग मरना शुरू हो गए थे और इसके असर से सिर्फ मैं और बर्नी का बोना बच गए थे। उसने मेरे खून का इस्तेमाल करके मेरा रूप अपना लिया था और सब लोगों को मारकर इसने खुद को और मुझे अमर कर दिया था। दूसरी तरफ एडवर्ड वापस मे के पास आ जाता है जो उसे बताती है कि स्कार को इस साजिश को नाकाम करने का रास्ता मिल गया है, इसीलिए वो एक फ्लिप सर्कल बनाने गया है। एड और ग्रीड बाहर चले जाते हैं जहाँ पर उनका सामना प्राइड से होता है जो कि ग्रीड का बड़ा भाई था जो देखते ही उन दोनों पर हमला कर देता है। वहीं पर अब राजकुमार की गार्ड भी पहुंच जाती है जो कि उन दोनों को प्राइड के हमले से बचा लेती है। इसी दौरान एड वहाँ पर ब्रैड को ढूंढ लेता है जिसकी असली ताकत उसकी परछाई में थी। इसी दौरान वहाँ पर होहेनहाइम और एनफोल्जे भी पहुंच जाते हैं। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ब्रैड को कैद कर लेता है और उसके साथ अल्फोंसे भी वहां पर फंस जाता है और ऐसा करने के लिए अल्फोंसे ने ही अपने डैड को कहा था। अब ब्रैड को कैद करने के बाद वो सब मेन विलन की तरफ बढ़ते हैं। किंग ब्रैडली को पता चलता है कि कर्नल मुस्तैंग बगावत करने वाला है। कर्नल मुस्तैंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था। किंग ब्रैडली कुछ जनरल के साथ ट्रेन पर जा रहा था। इसी दौरान एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो वहां पर मारे जाते हैं। इस हमले के बाद मुस्तैंग सबको जंग करने का कहता है और वहां से चला जाता है। अब पूरे शहर में मिलिट्री की मेन जगह में ब्लास्ट किए जाते हैं। आर्मस्ट्रांग भी इस प्लानिंग में कर्नल मुस्तैंग का साथ देती है और बचे हुए जनरल्स को सबक सिखाती है। इसकी फोर्स अब इसके ऑर्डर के मुताबिक हेडक्वार्टर में हमले के लिए आ चुकी थी। एक मॉन्स्टर आकर आर्मस्ट्रांग पर हमला कर देता है। वो बहुत ताकतवर था और बहुत बड़ा था, इसलिए वो मॉन्स्टर भारी पड़ रहा था। अचानक से वहां पर एलेक्स आ जाता है और इस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। प्राइड अब एल का हेलमेट इस्तेमाल करके ग्लूटोनी को वहां पर बुलाता है और आजाद हो जाता है। अंधेरे में रहने की वजह से वो कमजोर हो चुका था, इसलिए वो अब ग्लूटोनी को खा जाता है ताकि अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर सके। एनमी अब एड और बाकी सब लोगों को मारने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन कर्नल मुस्तैंग आज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एनवी को अपनी असली हालत में ले आता है। वो उसकी जुबान और आंखें जला देता है। इसी के साथ आज पहली बार एनवी अपनी असली हालत में आ जाता है। इससे पहले कि कर्नल उसे मार देता, उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं। असल में वो एनवी से अपने दोस्त कर्नल ह्यूज का बदला लेना चाह रहा था क्योंकि उसने ह्यूज को मारा था, लेकिन कर्नल के दोस्तों का बर्ताव उससे इतना अच्छा था कि एनवी को खुद से जलन
होना शुरू हो जाती है और इसी वजह से वो खुद को ही अजियत देकर मार देता है। होहेनहाइम आज काफी अरसे बाद उस बर्नी के बोने से मिलने आया था। वो उसे उसके पुराने दिन याद कराता था कि जब उसमें लस्ट, ग्रीड, स्लोथ, ग्लूटोनी, जलन, रैत और प्राइड भरा हुआ था, यानी कि हवस, लालच, आलस, भरा हुआ पेट, जलन, गुस्सा और घमंड था। इससे हमें पता चलता है कि वो सब होमनकुलाई एक तरह के जज्बात थे और उसने इन्हें एक इंसानी शक्ल देकर लोगों की जिंदगी में शामिल किया हुआ था। इसी दौरान वो गायब होकर होहेनहाइम के ऊपर हमला कर देता है और इसमें से सोल्स हासिल करना शुरू कर देता है, लेकिन वो सब सोल्स इससे नफरत करती हैं। अब वो होहेनहाइम के कहने पर इस पर हमला कर देती है, लेकिन इसी दौरान वो बर्नी का बोना अपने असली रूप में आ जाता है क्योंकि वक्त के साथ उसकी पावर्स भी काफी बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ एलेक्स की मदद करने के लिए एड की टीचर आ जाती है और वो आते ही इस मॉन्स्टर को एक ही झटके से मार देती है और उसे हवा में उड़ाकर फेंक देती है। इसी दौरान एमस्ट्रंग को पता चलता है कि किंग ब्रैडली जिंदा है और वो हेडक्वार्टर में आकर इसके सबसे भरोसेमंद सोल्जर को मार देता है। अब ग्रीड यानी कि वो राजकुमार इसे लड़ने के लिए आता है। वो अपने स्टील के हाथों से किंग ब्रैडली की तलवारों का मुकाबला करता है। वहां पर अब राजकुमार का गार्ड भी उसकी मदद के लिए आ जाता है ताकि वो अपनी ग्रैंडसन का बदला ले सके जिसके हाथ को किंग ब्रैडली ने काट दिया था, लेकिन वो दोनों इसके सामने बेबस थे। किंग ब्रैडली ने इस गार्ड को भी बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। वो गार्ड जख्मी होने के बावजूद किंग ब्रैडली पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन इसकी तलवारों से नहीं बच पाता और मारा जाता है। किंग ब्रैडली भी जख्मी हालत में वहां से भाग जाता है और अब वो भागकर सेलिम के पास आ जाता है ताकि वो उसकी मदद से सच का दरवाजा खुलवा सके। किंग ब्रैडली अब कर्नल मुस्तैंग को जख्मी करके एक दायरे में लिटा देता है जिस पर अब बैचे करके वो छोटा सा लड़का अब इंसान की काया पलटने के लिए जादू करता है। इसके साथ ही सूरज गिरन लगना शुरू हो जाती है। इसने कर्नल मुस्तैंग की मदद से सच का दरवाजा खोल दिया था और वो भी अब अपने दूसरे दोस्तों के पास इस विलन की जगह में पहुंच गया था। पोर्टल ऑफ ट्रुथ में कर्नल मुस्तैंग ने अपनी आंखें खो दी थी। स्कार अब किंग ब्रैडली से लड़ता है, वो उसे रोकना चाह रहा था। दूसरी तरफ वो बर्नी का बोना इंसानों की बलि देकर इस सच के दरवाजे को खोलना चाह रहा था। इसके इस अमल से बहुत सारे लोग बेहोश होना शुरू हो गए थे, लेकिन होहेनहाइम ने अपने अंदर छुपे फिलोसोफर स्टोन को पूरे मुल्क में जमीन के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से इस बर्नी के बोने की ताकत का असर खत्म होता जा रहा था। इसकी पावर जायल हो रही थी और लोग वापस होश में आना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ स्कार और वो गार्ड अब इस रैत यानी कि किंग ब्रैडली का काम तमाम कर देते हैं। इसी के साथ एडवर्ड अब सेलिम पर हमला करता है और इस प्राइड का काम तमाम कर देता है। प्राइड का असल रूप एक छोटे से बच्चे की तरह का था। बर्नी के बोने की ताकत वक्त के साथ कम होती जा रही थी। इसने एक आखिरी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था जिससे सब लोग जख्मी हो गए थे। अब वो आखिरी हमला एडवर्ड पर करता है तब के इससे फिलोसोफर स्टोन ले ले, लेकिन इसी दौरान एल पोर्टल ऑफ ट्रुथ में चला जाता है और अपनी कुर्बानी देकर अपने भाई का बाजू वापस ले आता है। अपना बाजू वापस हासिल करने के बाद वो इसकी खूब पिटाई करता है। इसी दौरान ग्रीड भी वहां पर आ जाता है। वो बर्नी का बोना राजकुमार के अंदर से ग्रीड को हासिल कर लेता है ताकि वो कुछ और ताकत हासिल कर सके, लेकिन एड ने उसे इतना पावरफुल पंच मारा कि वो बर्नी का बोना वापस वहीं चला गया था जहां से उसका आगाज हुआ था। आज सब लोगों ने नफरत, हसद, लालच, गुस्सा और जलन से निजात हासिल कर ली थी। होहेनहाइम अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी जान के बदले में अपने भाई को वापस ले आओ, लेकिन एडवर्ड ऐसा करने से उनको इनकार कर देता है और वो एक बड़ा सा सर्कल बनाकर आखिरी बार एल्केमी करता है। वो एक बार फिर पोर्टल ऑफ ट्रुथ में चला जाता है। अब वो वहां पर अपनी पावर्स यानी एल्केमी की कुर्बानी दे देता है और अपने भाई को हासिल करके वहां से अपने साथ ले आता है। अल्फोंसे पहली बार अपने शरीर के साथ वापस आता है और सबको मिलता है। उसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। मे और राजकुमार को फिलोसोफर स्टोन मिल जाता है और वो अपने मुल्क वापस जाने की तैयारी करते हैं। स्कार दोबारा से अपने एक दोस्त के साथ इस विलन के कबीले को बसाने की कोशिश करता है। होहेनहाइम की डेथ हो जाती है और वो वापस अपनी बेगम के पास चला जाता है। एडवर्ड अपने भाई को लेकर वापस विंडी के पास आ जाता है जो कि उन दोनों को वापस देकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम होता है।